प्रणाम। आप सभी को मैं प्रशांत कुमार मिश्रा प्रणाम करता हूं। यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है, इस वीडियो में हम समझेंगे कि आज की भारत की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य क्या है। आज भारत की वर्तमान राजनीतिक धारा किस ओर जा रही है। भारत एक विशाल प्रजातांत्रिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, हम सभी जानते हैं। लेकिन इस देश में विगत 7-8 वर्षों 9 वर्षों में, या यूं कहें 7 वर्षों के बाद, यानी कि जब से मोदी सरकार आई है, एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उस सरकार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटों का आंकड़ा पार किया, जो कि भारत के इतिहास में आज तक किसी पार्टी कांग्रेस को छोड़कर ने नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार स्पष्ट बहुमत मिला। राजीव गांधी को भी एक बार इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद 400 ही कुछ सीटें मिली थी। तो जब इस देश में सरकार बनी तो वामपंथियों में, कांग्रेसियों में नए नए प्रकार के उनके मस्तिष्क में योजनाएं उभरने लगी। कभी वो कुछ करते हैं, कभी वो कुछ करते हैं। इस सरकार ने अपने तरीके से बहुत कुछ करने का प्रयास किया। डिमोनेटाइजेशन जैसे साहसिक फैसले किए, नोटबंदी, पूरे आज भारत में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विजय के रथ पर आगे बढ़ी। 2017 में यूपी का इलेक्शन जीता, फिर योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने। फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी 303, यानी कि पहली सरकार से भी ज्यादा सीटों से जीतकर दोबारा सत्ता में लौटी। यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक सफलता थी। भारत के इतिहास में बहुत बड़ा यह परिवर्तन लाने का काम किया। इन सबसे विरोधियों में बहुत खलबली है और उनको डर है कि उनकी राजनीतिक दुकान अब जा रही है, इसलिए वो नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए रोज वह एक नया प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में, जब कोरोना से पहले वाले काल में सीए के खिलाफ शाहीन बाग बना दिया गया था दिल्ली में। ये संयोग नहीं था, ये प्रयोग था। ये किया गया ताकि देश को डिसेबलेस किया जा सके, डिसबैलेंस किया जा सके। हर तरीके से उनको नरेंद्र मोदी पच नहीं रहे हैं, उनको नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं लग रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाया जाए। फिर उसके बाद कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में 1 साल तक आंदोलन चलता रहा। गुरु नानक जी के महान प्रकाश पर्व पर हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
इसे वापस लेने का फैसला किया। यह एक साहसिक फैसला था। कृपया उनकी भावना छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने की थी, लेकिन कुछ किसानों को उन्होंने कहा कि हम समझा नहीं पाए, इसलिए इसे वापस लिया जा रहा है। शायद उन्होंने, उनके शब्दों के अनुसार, शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रही होगी, उन्होंने ऐसा कहा। तो उनकी इच्छा शक्ति, उनकी सोच किसानों की भलाई करना था। कुछ वर्ग को ये मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे वापस लिया। अब जबकि वापस ले लिया, तब फिर भी अब एमएसपी की मांग की जा रही है। ये सरकार को डिसबैलेंस करने का प्रयास किया जा रहा है। समझने की बात यह है, इनको एमएसपी से ज्यादा नरेंद्र मोदी से दिक्कत है। ये कहेंगे फिर सीए वापस ले लीजिए, फिर बोलेंगे 370 जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती कहे कि उसको वापस ले लीजिए। इन लोगों को हर प्रकार से एक योजना तरीके से देश को डिसबैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति ही हैं, वो कोई ईश्वर नहीं है। उन्होंने बहुत तप किया है, बहुत मेहनत किया है देश के लिए। इसलिए देश की जनता को जागना पड़ेगा, उनके सपोर्ट में आना पड़ेगा, तब जाकर के यह देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। एक बिल वापस लेने के बाद वो कहेंगे दूसरा बिल वापस लीजिए, फिर कहेंगे तीसरा बिल वापस लीजिए, फिर चौथा बिल वापस लीजिए। आपने देखा होगा, यूपी चुनाव होने जा रहा है, उसके पहले ओवैसी, जिनको हम आजादी के बाद के भारत का जिन्ना कहते हैं, वो कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि सीए एनआरसी को भी इस प्रकार से वापस लेने के लिए हमारे मुस्लिम भाइयों को सड़क पर आना होगा। आपको समझना चाहिए, क्या सीए किसी भारतीय उससे प्रभावित होते हैं? सीए का बिल उन 3 देशों से आए हुए अल्पसंख्यक लोगों के लिए है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिनमें आजादी के बाद जिन पर जुल्म हुए, अत्याचार हुए, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हुआ। इसलिए उनको यह हुआ कि धर्म के आधार पर अगर उनके साथ भेदभाव किया जाता है तो उनको भारत में नागरिकता दी जा सकती है। इसलिए यह बिल लाया गया। तो इससे किसी भारतीय पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, फिर भी भड़काया जा रहा है। एक खास वर्ग के लोगों को हमारे ओवैसी भाईजान भड़का रहे हैं। इससे क्या यूपी चुनाव भी ये प्रभावित होगा और इससे धार्मिक सद्भावना भी खराब होगी। इस तरीके का खेल खेला जा रहा है। तो आप लोगों से यही हम कहने आए हैं कि जागरूक रहिए, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते रहिए, ताकि देश में एक मजबूत सरकार बने और भारत एक सशक्त देश की ओर आगे बढ़े। आज देश में राफेल, अपाचे जैसे लड़ाकू विमान आए हैं और देश बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस देश की स्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जाए। और एक और पॉइंट को हम कहना, डिस्कशन करना भूल रहे हैं, वो बात थी, आपने देखा होगा कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पिछले दिनों में हिंदुत्व पर जो हमला किया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राशिद अल्वी जय श्री राम बोलने वालों को निशाचर से कंपैरिजन कर रहे हैं,
और दूसरे नेता हैं उनके कांग्रेस पार्टी के देश के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, वो अपनी पुस्तक में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठन से करते हैं। शायद उनको ज्ञान नहीं है या जानबूझकर कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि हिंदुत्व एक महान अवधारणा है। माफ कीजिएगा, हिंदुत्व एक महान पद्धति है जीवन जीने का, और बोको हराम एक आतंकवादी संगठन है, इससे इसकी तुलना हो ही नहीं सकती। हिंदुत्व किसी निर्दोष को मारता काटता नहीं है, और बोको हराम वही कितने निर्दोषों का कत्ल करता है, ये सभी आप देख रहे हैं। और इस तरीके से उसी दूसरी तरीके से मणिशंकर अय्यर का बयान, शशि थरूर का बयान, इन लोगों का बयान, आज ही बयान आया है कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी का। अब उन्होंने अपने पुस्तक में शायद कहा है कि 2008 के मुंबई हमले के दौरान देश की सुरक्षा के लिए वह एक खतरा था, पुरजोर जवाब नहीं दिया गया। तो ये सब मुद्दे हैं जिनको देश की जनता के बीच में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यही हम आप लोगों से कहने आए हैं। कुछ इसमें बोलने के दौरान कुछ त्रुटि रह गई हो या कुछ ज़्यादा या गलत बोला गया हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अपने शब्दों को मैं कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए मैंने कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं हो पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्रणाम, जय श्री राम।